दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है सिटीजनशिप। इंडियन पॉलिटी में इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है इस टाइम पर। कारण क्या आपको पता है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद में उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ये जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें आप सिटीजनशिप से रिलेटेड डील्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी आ गए। पहले पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और साथ में अभी क्या लेटेस्ट अपडेट किया गया है। इसके अलावा जो भी फॉरेनर्स हैं उनको हमारे यहाँ पर सिटीजनशिप लेने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, राइट। और रिसेंट टाइम में पासपोर्ट्स को लेकर के या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को लेकर के, पॉपुलेशन सेंसस को लेकर के क्या नई नई अपडेट्स आई है जिन पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं हमारी एग्जाम में, वो सारा चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा एज यू नो कि जो भी हमारा उड़ान 500 प्लस में या फिर कह सकते हो जो प्रीवियस 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये हमारा टॉपिक है, दैट इज सिटीजनशिप। और इसमें आपके सामने फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज CAA रूल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिए गए हैं। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो पार्लियामेंट की तरफ से पारित करवाया जाता है, और उससे रिलेटेड जो रूल्स थे उनको फिर 4 साल के डिले के बाद में, मोटे मोटे 4 साल ही मानो, 4 साल के डिले के बाद में अब रूल्स हैं वो नोटिफाई किए हैं। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पार्लियामेंट को इस चीज़ के लिए एम्पावर किया हुआ है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेकर के जो कुछ भी अपने हिसाब से क्राइटेरिया कुछ अपडेट्स करना चाहे तो वो कर सकती है। ध्यान रखें, सिटीजनशिप का मामला जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7th शेड्यूल है ना, उसकी लिस्ट नंबर 1 है, जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, उसका पार्ट है ये। और उसका पार्ट होने के नाते में इसका मतलब यहाँ पर किसका ज्यूरिसडिक्शन आ गया, पार्लियामेंट का। स्टेट्स का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये बात हमें एकदम बेसिकली समझ लेनी है। कई बार घुमाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का इनका नाम ले लिया जाएगा स्टेटमेंट्स में, जो भी आपको MCQs मिलेंगे उनमें, बट हमें ध्यान रख लेना है कि यूनियन लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, ओके, सिटीजनशिप। तो ऐसे में पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन आएगी, स्टेट लेजिस्लेचर की नहीं आएगी। अब देखो क्या है लेटेस्ट वो हम समझेंगे, और ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात, 2019 का जो पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसमें ये लेजिस्लेशन था, ये प्रोविज़न था कि हमारे जो 3 पड़ोसी देश हैं, पर्टिकुलरली हम बात करें तो मुस्लिम डोमिनेटेड वो 3 कंट्रीज हैं, एक का पाकिस्तान, एक का बांग्लादेश और एक का अफगानिस्तान, जहां पर मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में है, और नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स के अलावा बची हुई जो 6 कम्युनिटीज़ हैं वो मोर और लेस माइनॉरिटी में है, जिनमें आप मेजरली देखोगे हिंदूज को, सिख्स को, बुद्धिस्ट को, जैन और पारसी एंड क्रिश्चियन। ये टोटल 6 कम्युनिटीज़ हैं। तो इन कम्युनिटीज़ के वो लोग जिनको रिलीजियस लाइन्स पर अपने ही देश से भगा दिया गया, इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन लोगों का इस्लाम धर्म ना हुआ उसके चलते उन लोगों को उनके देश से निकाल दिया गया, और वो इंडिया में आकर के शरण लेकर के रुके हुए हैं। अब ऐसे में उन लोगों को लंबा समय हो गया। अब सवाल ये आता है कि एक तो वो रिटर्न अपने ओरिजिन कंट्री में चले जाएं, और दूसरा ये होता है कि वो इंडिया में सेटल हो जाएं। पर सवाल ये कि ओरिजिन कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं इस्लाम के चलते उन लोगों को परसिक्यूट किया गया था, निकाला गया था। तो इस बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या कहीं पार्लियामेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, और अल्टीमेटली 2019 में ये एक्ट पारित हुआ, जिसके रूल्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी इंप्लीमेंटेशन में ला दिए गए हैं। अब ये रूल्स हैं, इनसे संबंधित हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स उठाएं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर एक्सप्लोर करें तो देखो 1955 का हमारे पास में सिटीजनशिप का एक्ट है, जिसके आधार पर हमारे देश में सिटीजनशिप को ट्रीट करने के लिए पार्लियामेंट ने लॉ पारित किया था। बट होता क्या है, समय के साथ में सिटीजनशिप के मामले में भी क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, तो टाइम टाइम पर आपको अपडेट भी करने होते हैं रूल्स को। तो होता क्या है, 2004, 2014, 2015, 16, 18 ये डिफरेंट टाइम्स में गवर्नमेंट की तरफ से इन रूल्स को अमेंड भी किया गया, जिसके चलते कई बार स्ट्रिंजेंट भी बनाने पड़ते हैं, रूल रेगुलेशन को कड़क भी बनाने पड़ते हैं, कई बार फ्लेक्सिबल भी बनाने पड़ते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये चेंजेस लाए गए। आप देखोगे कि 2024 का ये जो लेटेस्ट रूल जो इंप्लीमेंट हुए हैं, जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, ये बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट के अंडर में
एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 6 बी, याद रख लेना भाई, सेक्शन 6 बी। एक और आएगा सेक्शन 6 ए। 6 ए जो है वो डिफरेंट है, जिसमें असम से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और 6 बी है, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक तरीके से ये डेलीगेशन का, डेलीगेटिव लेजिस्लेशन का प्रोविजन है, या डेलीगेट करता है पावर को कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल रेगुलेशन बनाएगी और उसको इंप्लीमेंट करवाएगी। तो वो सेक्शन 6 बी है ना, वो कहीं ना कहीं रूल्स को अलाउ करता है। इसमें क्या प्रोविजन किए गए हैं, देखो, जिन लोगों को भी इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 के आधार पर, अब 2019 के आधार पर सिटीजनशिप लेनी है, तो उनको देखो, अपने आपको कह सकते हो 19 बोलो या 55 बोल दो, ये तो ओरिजिनल में प्रोविजन था जो शुरू से था। इसमें ये था कि एक इंडिविजुअल को अपना कंट्री का सबूत देना पड़ेगा कि वो आया कहां से है। भाई सीधी बात है, अगर कोई सिटीजनशिप लेना भी चाहे इंडिया की, तो उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो इंडिविजुअल आया कहां से है। उसके लिए उनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वहां पर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो, कोई वोटर आईडी हो, कुछ तो उनके पास में अपना प्रूफ होगा। दूसरा, उनको अपना रिलीजन बताना होता है कि हाँ भाई किस धर्म से बिलोंग करते हो, साथ में किस तारीख को वो इंडिया में एंटर हुए थे, जिससे कि ये पता पड़ सके कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर सिटीजनशिप एक्ट के आधार पर सिटीजनशिप देनी है, तो ये तो क्लियर हो जाए ना कि वो बंदा प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को तो पूरा करता है कि हाँ जी इंडिया में 12 साल रहने का क्राइटेरिया है, या 14 या 7 साल। कहने का मतलब ये है कि आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आप इंडिया में कितने सालों से हो, जिसके आधार पर आप ये क्लेम कर रहे हो कि हमें इंडियन सिटीजनशिप दे देनी चाहिए, तो वो चीज भी आपको बतानी पड़ेगी। साथ ही साथ इंडिया के बारे में वो लोग कितना जानते हैं, दैट मीन्स इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, इनके बारे में भी उनसे पूछा जाता है। तो कहने का मतलब इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सबमिट करने होते हैं, जो भी इंडियन सिटीजनशिप को अपनी, आप कह सकते हैं ना कि एक तरीके से रिक्वेस्ट डालते हैं। इसके अलावा इनको डेट ऑफ एंट्री और ये डालनी पड़ेगी, हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके अलावा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये जो रूल्स हैं इनको भी इंप्लीमेंट करने का प्रोविजन, या पहले से जो प्रोसेस चलता आया है उनकी बात करें, तो अभी ये जो रूल्स आए हैं ना, इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान रख लेनी है कि सिटीजनशिप हो या फिर सेंसस से रिलेटेड कोई मुद्दा हो, तो उसको देखो टैकल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उनके द्वारा एक प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस तैयार किया गया है, और इस प्रोसेस में आप क्या देखते हो कि पोस्टल डिपार्टमेंट और सेंसस ऑफिशियल्स हैं वो मिलके काम करते हैं, राइट। दूसरी बात, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया में आकर के सिटीजनशिप लेता है, तो उसके बैकग्राउंड को चेक करना जरूरी है। पता पड़े कि वो अपने देश में क्रिमिनल था, इसलिए उसको देश निकाला दिया गया, तो फिर उसको इंडिया में सिटीजनशिप देना भी खतरा इससे खाली नहीं होगा। तो वो चीज चेक करने का काम यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का दिया हुआ है कि भाई आप जो है आइडेंटिफाई करोगे कि जो भी इंडिविजुअल सिटीजनशिप के लिए इंडिया में अप्लाई कर रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं पर उसने ऐसा कोई काम तो नहीं किया है जो कहीं ना कहीं वहां की सरकारों के लिए खतरा रही थी, जिसके चलते उनको निकाला गया, राइट। इसके अलावा फाइनल डिसीजन किसका होगा कि हाँ जी किसको सिटीजनशिप देनी है किसको नहीं, तो उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। होता क्या है कि पहले तो क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इस लेवल के जो इंडिविजुअल्स थे उनको एम्पावर किया हुआ था कि हाँ भाई आप प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को देखो, चेक करो, अगर फुलफिल हो रहा है तो यस कर दो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। ये एक प्रोसेस था। बट अब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है जिसको लीड तो कौन करेंगे? डायरेक्टर, ठीक है, सेंसस ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से लिंक जो हैं, राइट, जो कि हर एक स्टेट डिपार्टमेंट के अपने लेवल पे काम करेंगे। दैट मीन्स एक आईएएस लेवल के अधिकारी हो गए कि नहीं, मतलब स्टेट लेवल पे जो सेंसस के ऑपरेशंस होते हैं ना उनको मैनेज करने के लिए जो डायरेक्टर अपॉइंटेड होते हैं ना वो इस एम्पावर्ड कमेटी को लीड करेंगे। इसके अलावा इस कमेटी के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंडिविजुअल भी होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी लगने वाली है। पोस्टल मास्टर की जनरल भी होंगे, स्टेट और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इनके सेंटर के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर एक हॉलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन वाली एम्पावर्ड कमेटी होगी जो कि एक इंडिविजुअल को सिटीजनशिप देने से पहले अलग अलग एंगल से क्राइटेरियाज को चेक करेगी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से करें तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है और रेलवे डिवीजन के जो मैनेजर हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। कहने का मतलब इस एम्पावर्ड कमेटी को एक मल्टी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के तौर पे बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी। इससे क्या होगा कि डिसीजन में कहीं भी बायसनेस होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसको लीड कौन करेंगे? सुपरिंटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो इसको लीड करेंगे,
जिससे कि एक जो लोकल लेवल पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आया, तो राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर वो लोग रहेंगे एक तरीके से, आप कह सकते हो रिफ्यूजीज के तौर पे या माइग्रेंट के तौर पे। तो उन लोगों को वहां पर अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रह रहे हैं ना, वहीं पर तो अप्लाई करेंगे। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे ना, उनका इन्वॉल्वमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के साथ कंसल्टेशन में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा। ठीक है। प्रोसेसिंग कैसी होगी एप्लीकेशन की? अगेन, जिस भी इंडिविजुअल को फॉर्म लगाना है वो फॉर्म ले और एम्पावर्ड कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास में अपनी एक कहते हैं ना एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए भेज देगा। फिर उसके बाद में क्या है कि मोर और लेस यहाँ पर सारा काम जो हो रहा है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है, राइट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट यस, स्टेट की तरफ से रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो होम डिपार्टमेंट है ना, उसके जो डायरेक्टर हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर स्टेट की तरफ से अपनी बात रख सकता है। बट अगेन ध्यान रखें, वो सिविल सर्वेंट होंगे, राइट, जो कि मोर और लेस अपॉइंटेड किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। डायरेक्टर है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं ये बात। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में इफेक्टिवली कुछ भी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो ये प्रोविजन जो है सिटीजनशिप का, ये यूनियन लिस्ट का है, तो पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट का ही एक कंसिडरेशन आ जाता है। साथ ही साथ इसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा? अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के साथ कंसल्ट किया जाएगा एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, और फाइनल जो डिसीजन होगा वो मोर और लेस एम्पावर्ड कमेटी को लीड कर रहे हैं जो डायरेक्टर हैं, सेंसस ऑपरेशन डायरेक्टर, उनका होगा। तो यहां पर किसी एक इंडिविजुअल को एम्पावर ना करते हुए मल्टीपल मेंबर्स की एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कंसल्ट करेगी। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, ना कि केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके आगे देखा जाए तो 2019 का जो एक्ट था, ये तो हमने बात की अभी कि किस तरीके से 2024 के जो लॉ रूल रेगुलेशंस हैं ये इंप्लीमेंट हो गए। अब सवाल ये कि 2019 के एक्ट में प्रोविजन क्या थे, उनको भी हम थोड़ा रिकैप कर लें। देखो, इंडिया में सिटीजनशिप लेना क्यों जरूरी हो जाता है? ऐसे तो रहने को कोई भी रह सकता है, बट हमेशा ध्यान रखें कि जब से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कि आप किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हो और वहां पर एक पॉलिटिकल सिस्टम रन होता है, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम से आपका रिलेशनशिप जो है वो फाइनलाइज होना, वो आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिटीजनशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है या फिर एक ऐसा लीगल स्टेटस है जो कि एक इंडिविजुअल को अपने नेशन स्टेट के साथ में कनेक्ट करता है। इसका मतलब आप एक देश के साथ में, एक राष्ट्र के साथ में खुद का जुड़ाव सिटीजनशिप के थ्रू इंश्योर कर सकते हो, जिसके चलते आपको कई अधिकार भी मिलते हैं, तो कुछ आपकी कर्तव्य भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं। तो कहने का मतलब एक लीगल रिकॉग्निशन देने का ये प्रोविजन हो जाता है। दूसरी बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो फाइनलाइज करे, क्योंकि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है सिटीजनशिप, तो उससे रिलेटेड फिर जो भी प्रोविजन करने होते हैं तो वो पार्लियामेंट ही करती है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया था 26 जनवरी 1950, तब उसमें देखो पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिश्ते थे, पाकिस्तान का मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, तो जो लोग इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान चले गए फिर वापस इंडिया आ गए, या फिर जो लोग पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए, तो उनकी सिटीजनशिप जाएगी रहेगी, उसको फाइनलाइज करने का प्रोविजन तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मोरस किया गया। बट यस, समय के साथ साथ में ये चीज उस टाइम पर डिसाइड करना कि आने वाले समय पर हम सिटीजनशिप किस बेसिस पर देंगे, वो चीज कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दी। मतलब ये कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए शुरुआती तौर पर, बट पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो समय के साथ में नए लॉज या फिर एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करते हुए अपने हिसाब से सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनको चेंज कर ले। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो रेलेवेंस है, इंडिया का जो आइडिया है वो कंटिन्यू कर पाएगा, राइट। तो पार्लियामेंट इसी आधार पर 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आई, जिसके तहत 5 ऐसे मेथड्स निकाले गए या 5 ऐसे मेथड्स दिए गए जिनमें एक इंडिविजुअल जो है वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। उसका तरीका है बाय बर्थ, इंडिया में अगर पैदा हुआ है तो। दूसरा है डिसेंट, दैट मीन्स माता या पिता में से कोई एक या दोनों इंडियन है इस बेसिस पर। तीसरा रजिस्ट्रेशन, सिंपल है कि हाँ जी एप्लीकेशन लगा दी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर दिया।
चौथा है नेचुरलाइजेशन, कि इंडिया में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हो और आपने इंडिया के लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं की और आप जो है वो इंडिया में रहना चाहते हो, तो आपकी जो बैकग्राउंड है, आपका जो पूरा एक जर्नी है इंडिया के साथ में, उसको कंसिडर करते हुए आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अभी ये जो CAA आया है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो नेचुरलाइजेशन पे ही फोकस कर रहा है, ध्यान रखना। इसके अलावा पांचवा तरीका हो सकता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, अगर हम बात करें वैसे तो एसोसिएट स्टेट था, साथ में रहता था, बट इंडिया का पार्ट नहीं था। फिर इंडिया का पार्ट जैसे ही 1970s में बना, तो सिक्किम के जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, क्योंकि इंडिया का हिस्सा बन गया सिक्किम। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है। एक चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि जब हम बाई बर्थ की बात कर रहे हैं, तो सीधी बात है कि दूसरे जो देशों के डिप्लोमेट्स हैं, है ना, हाई कमिश्नर्स हो सकते हैं या फिर एम्बेसडर्स हैं, वो भी तो इंडिया में रहते हैं ना। दिल्ली में आप देख सकते हो एम्बेसीज में रहते हैं वो लोग। तो यहां पर अगर उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये हमेशा ध्यान रख लेनी है। कई बार ऐसे एब्सोल्यूट क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा रख दिए जाते हैं कि जी बर्थ बाई बर्थ जो है वो एक तरीके से बाई बर्थ सिटीजनशिप लेना हर किसी के लिए पॉसिबल है बाई बर्थ, अगर कोई फुलफिल करता है तो ये ध्यान रखें, एम्बेसडर्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान रखें इस बात की। इसके अलावा इंडियंस, जो आप कह सकते हो ये केवल इंडियंस के लिए एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली। इसके आगे अगर देखें इसमें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक आपको प्रोविजन मिल जाएंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड, जिसको हम अगर पार्ट वाइज देखें तो पार्ट सेकंड का ये हिस्सा बन जाते हैं। और आर्टिकल 11 है, इसको आप अगर पढ़ोगे तो ये आपको क्या कहता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसका मतलब पार्लियामेंट को यहां पर ऑथराइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अपने हिसाब से पार्लियामेंट टाइम टाइम पे कानून बना सकती है, और वही चीज पार्लियामेंट के द्वारा की गई। अब देखो, ये जो 1955 के एक्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर जो चेंजेस किए हैं, उनको थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। देखो इसमें प्रोविजन सीधी बात है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए नॉन मुस्लिम्स, या कहो नॉन मुस्लिम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्यूज भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ये एक पॉइंट ध्यान देने वाली है। यहूदियों को इंक्लूड नहीं किया गया, ध्यान रखना। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन माइग्रेंट्स जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन का सामना करके आए हैं, उनको धर्म के नाम पर भगाया गया है उनके देश से, तो उनके लिए क्या डेट रख दी कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भी इन कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले हैं और इन 3 देशों से आए हैं, और उनका आने का समय 31 दिसंबर तक था, है ना, 2014 से पहले आए हैं, तो फिर उनको सिटीजनशिप बहुत स्पीड से दिया जाएगा। ध्यान रखें कि इन 6 की 6 कम्युनिटीज के आधार पर जो लोग इंडिया में आए हैं, अब आए होंगे तो कैसे आए होंगे भाई, सीधी बात है, लीगली तो आए नहीं होंगे, और अगर लीगली भी आए थे, मान लो वीजा लिया, पासपोर्ट बनवाया, वीजा लिया, इंडिया में आ गए, पर वीजा एक्सपायर हो गया, बट वो इंडिया में अभी भी रह रहे हैं, इसका मतलब हो तो गए वो इलीगल हो गए, तो इनको पनिशमेंट मिलेगी। तो उसके लिए उनको एग्जम्पशन दिया गया है कि देखो ये जो 6 कम्युनिटीज हैं जो इन 3 देशों से आई हैं, तो उनके खिलाफ में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी एज पर द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920, जो कि क्या कहते हैं कि इंडिया में जो कोई भी इलीगली अगर आया है, मानो कि एक तो बॉर्डर को क्रॉस करके आया फर्जीवाड़े में बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, या एक इंडिविजुअल प्रॉपर पासपोर्ट एंड वीजा के आधार पर इंडिया में एंटर हुआ है, तो पर वो लगातार रह रहा है जबकि उसका वीजा एक्सपायर हो गया, तो वो भी तो इलीगल हो गया ना। तो उन लोगों को यहां पर छूट दी गई है कि उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंडीशन अगेन ध्यान रख लें, कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। 6 रिलीजियस कम्युनिटी की बात हो रही है, 3 कंट्रीज जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पर जो प्रोविजन है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो पूरा सिटीजनशिप देने का जो प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन के आधार पर है। दैट मींस ये जो कोई भी एप्लीकेबल होंगे, इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं सिटीजनशिप के लिए CAA 2019 के आधार पर, तो वो पिछले 11 सालों में कम से कम 6 साल इंडिया में रहे होंगे। ये चीज क्राइटेरिया चेक करने वाली हो जाएगी। एक आपको क्राइटेरिया क्या हो गया, 31 दिसंबर 2014। बाकी देखा जाए
इन 6 कम्युनिटीज को, इन 3 कंट्रीज को छोड़ दिया जाए, ये क्राइटेरिया जो ऊपर हमने बात की, इसको अगर छोड़ दिया जाए, फिर अगर किसी को नेचुरलाइजेशन के आधार पर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो भाई उसका प्रोसेस क्या आ जाएगा? उसका प्रोसेस वही है कि उनको पिछले 14 सालों में से कम 11 साल तो इंडिया में रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म दायर कर रहे हैं तो एक चीज उनको शो करनी होगी कि वो पिछले 1 साल से, या हम कहें 12 महीनों से इंडिया में रह रहे हैं। ये चीज तो देखो सबके लिए कॉमन है कि अगर आपको इंडिया में नेचुरलाइजेशन के आधार पर सिटीजनशिप लेनी है तो इंडिया में आपको ये बताना होगा कि हम पिछले 12 महीनों से तो लगातार यहां पर रह रहे हैं। बस फर्क इतना सही है कि नॉर्मल अगर कोई इंडिविजुअल है, राइट, इन कैटेगरीज के अलावा, तो उनको तो देखो पिछले 14 सालों में से 11 साल का रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं जिनको ये सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है, राइट, तो इनको 6 साल का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी, पिछले 11 सालों में से 6 साल तो हम यहां पर रहे हैं और पिछले 1 साल से तो लगातार रह रहे हैं, ये हमारी एप्लीकेशन ले लो आप। इस तरीके से ये प्रोसेस काम करने वाला है, ठीक है। फिर आ जाती है एग्जम्पशंस की, छूट की। क्या ये CAA 2019 पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है? आंसर है नो। ध्यान रख लेना, नहीं, पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं छूट दी गई है। वो छूट है 6 शेड्यूल के अंडर में जो ATM मशीन है ना, उनको फ्री किया गया है। क्योंकि सीधी बात है, 6 शेड्यूल के अंडर आने वाले स्टेट्स जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सॉरी, ठीक है, इन स्टेट्स में ट्राइब्स रहती हैं और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो इंडिजिनस होते हैं, अपनी कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होते हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते, ऐसे में डेमोग्राफी चेंज नहीं करना चाहते। तो उस चीज़ की सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए 6 शेड्यूल वाले जो स्टेट्स हैं उनको छूट दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, जिन भी स्टेट्स में इनर लाइन परमिट सिस्टम चल रहा है उनमें भी CAA इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो स्टेट्स जहां पर इनर लाइन परमिट, दैट मींस इंडियन सिटीजन्स को भी अगर घूमने के लिए परमिशन लेनी पड़े, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के आप अभी के टाइम पे 4 स्टेट्स को इसके अंडर कंसिडर कर सकते हो, जिसमें एक तो आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, एक आपका आ गया नागालैंड, एक आ गया मिजोरम, एक आ गया मणिपुर। इसका मतलब ये चारों वो स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, उनमें भी CAA डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होगा, ध्यान रखें आप। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे देश में एज इट इज अप्लाई नहीं हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो ये आपकी बताई थी, इसमें आपको मणिपुर और ऐड कर लेना है इनर लाइन परमिट में, क्योंकि रिसेंटली इसमें अप्रूवल दिया गया है। ये इनर लाइन परमिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ था, ठीक है। 1873 में एक कानून आया था जिसका नाम था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, राइट। तो उसमें ये प्रोविजन था कि भाई ये जो ट्राइबल कम्युनिटी वाले या जो जंगल वाला जो एरिया है वहां पर कोई भी, उस टाइम पे तो ब्रिटिश सिटीजन हुआ करते या ब्रिटिश इंडियन सिटीजन हुआ करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद में जब हम इंडियन सिटीजन हो गए तो हमें फिर बाद में यही चीज प्रोविजन में डाल दिया गया कि अगर आपको इनर लाइन परमिट एरिया में जाकर के विजिट करना है तो पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ट्राइबल्स रहते हैं और ट्राइबल्स को फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का या फिर उनकी डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा बना रहता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CAA क्या है, CAA से संबंधित रूल्स क्या हैं, 1955 में क्या प्रोविजन किए गए थे और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, वो हमने सारा यहां पर जानने की कोशिश की। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ये देखो, पिछला जो हमारा आर्टिकल गया है उसी का एक्सटेंशन आप इंक्लूड कर सकते हो या फिर उसी का एक हिस्से के तौर पे देख सकते हो, क्योंकि सेक्शन 6A जो है ये कहीं ना कहीं CAA से रिलेटेड जो रूल्स है ना उनके साथ में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है और उस बात को लेकर के असम में प्रोटेस्ट भी हुए हैं। अगर आप अपडेटेड हो तो कैसे, अब समझते हैं मुद्दे को पूरा डिटेल में। देखो, सबसे पहली चीज तो है कि ये सेक्शन 6A न्यूज में क्यों रहा। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा एक बात बोल दी गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 11 है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना चाहे तो बना सकती है, और बनाया भी। और 1955 वाला जो एक्ट है ये हमारे पास में प्रेजेंट है ही। तो उसी के आधार पर क्या प्रोविजन कर दिया कि देखो,
1955 में 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें सेक्शन 6A जो है वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल प्रोविजन है असम की लोकेलिटी के लिए। कैसे हैं वो समझो। होता क्या है कि असम के इधर की तरफ अगर देखो आप तो ये कौन सा कंट्री है जी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो इनफिल्टर करके और असम में घुस गए। अब वो घुसने का जो टाइम था वो कौन सा था, जिस टाइम पर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और डिस्प्यूट चल रहा था या फिर आपको आंतरिक कलेश चल रहा था वेस्ट पाकिस्तान के साथ में, वही उर्दू को लेकर के, जिसके चलते आपको पता है एक तरीके से रिलीजियस नहीं बोलेंगे, एक तरीके से बांग्लादेश का लिबरेशन फिर हमने 1971 में कराया। तो आप देखोगे कि 1966 से लेकर के और 1971 तक बहुत सारे लोग असम में घुस गए और ये जो माइग्रेशन था ये लगातार चलता रहा। अब ऐसे में असम के जो लोकल्स है ना उनको ये चीज सताने लग गई कि यार इस तरीके से बंगालीज या बांग्लादेशी लोग लगातार अंदर घुसते चले गए तो हमारी पॉपुलेशन जो हम लोकल हैं वो तो हो जाएंगे कम और बांग्लादेशी हो जाएंगे ज्यादा, तो ये तो डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा और कल को ना सरकार बनेगी तो यहां पर तो फिर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो 1 वोट 1 वेट 1 वोट 1 वैल्यू, तो इसका मतलब जिसका नंबर ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सरकार बनाएगा। तो इस बात को लेकर के असम में जो वहां के युवा लीडर्स थे, स्टूडेंट यूनियन की बात कर लो या असम के जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो इमिग्रेशन से या इलीगली जो लोग असम में आ गए हैं उनको रोका जाए। तो इस बात को लेकर के और फिर बाद में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट फाइनल होता है 1985 में, 1985 में राजीव गांधी जी के समय, जिसको बोला गया था असम अकॉर्ड। क्या बोला गया? असम अकॉर्ड। और उसमें कुछ प्रोविजंस डाले गए, जो प्रोविजन कुछ ऐसे थे उनको हम देखते हैं। सेक्शन 6A जो है ये असम अकॉर्ड के प्रोविजन के आधार पर ही डाला गया, पहला पॉइंट। दूसरी बात, सेक्शन 6A जो है इसमें सिटीजनशिप देने की बात की गई, बट इसके लिए डेट जो फिक्स की वो क्या थी कि देखो 1 जनवरी 1966 से मार्च 25 1971 के बीच में जो लोग भी असम में आ गए थे उनको बोला सिटीजनशिप दे दी जाएगी, बट 25 मार्च के बाद में कोई भी असम में आया उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अब आप देखो ध्यान से कि असम में सिटीजनशिप का प्रोविजन कब का डाला हुआ है, असम अकॉर्ड या फिर हम कहें इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 6A के आधार पर, वो है 25 मार्च 1971। अब 25 मार्च 1971 की कट ऑफ इसमें डाली हुई है, जबकि CAA में कट ऑफ आपने क्या कर दी, 31 दिसंबर 2014। अब आप बताओ कि 71 के बाद में 2014 तक असम में और कितने लोग आ गए, वो लोग ऑटोमेटिकली CAA के जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने वाले लोग ऑटोमेटिकली एलिजिबल हुए कि नहीं सिटीजनशिप के लिए। और असम के लोग लेकर के इसी बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई बात ऐसी है कि 2014 की आपने जो कट ऑफ डेट रखी है ये असम अकॉर्ड का वायलेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कमिटमेंट्स का ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से क्या है कि एक अलग ही प्रोटेस्ट का मूवमेंट जो है वो असम में देखा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग असम में 1966 1 जनवरी 1966 के बाद में एंटर हुए, मतलब पहले एंटर हुए, बाद में एंटर हुए तो 71 वाले तो एलिजिबल हैं, बट उसके पहले भी अगर कोई एंटर हुआ था तो देखो उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पे कंसीडर करते हुए उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई। कहने का मतलब यहां पर मोटी मोटी बात आ गई, मार्च 25 1971 से पहले के जो लोग भी आ गए असम में उनको सिटीजनशिप देने की सीधी बात कर दी, बट उसके बाद में कोई आएगा तो उसको देखो फिर बाद में लॉन्ग प्रोसेस देखना पड़ेगा, वो फिर उनको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शो करना पड़ेगा, वहां पर फिर असम में सिटीजनशिप लेने के लिए उनको वेट करना पड़ेगा या फिर उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोविजन जो है असम अकॉर्ड के आधार पे किया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो जो इंडिविजुअल, यहां पर ध्यान रखें कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 इनके बीच में जो लोग आ गए तो उनका एक ही प्रोविजन है, सीधी बात है, वो आ तो गए ठीक है, उनको अधिकार मिल जाएंगे, बट वोट राइट है ना वो उनको 10 साल तक नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वोटिंग राइट कब मिले उनको, 1981 के बाद में, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग 1966 से 1971 के बीच में असम में आए ना बांग्लादेश की तरफ से, उन लोगों को वोटिंग राइट जो है वो 1971 के 10 साल मतलब 1981 के बाद में मिले हैं। तो इस तरीके का प्रोविजन कर दिया गया।
साथ में आगे देखा जाए तो कट ऑफ डेट जो थी वो हमने देख ही ली, क्या देखी गई, और इसके अलावा कोई और एंटर हो गया तो फिर उसको बोल दिया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट। असम अकॉर्ड की बात करें, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे इसमें प्रोविजन है, ठीक है। इसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट की बात करें, ये हमने प्रीवियसली हमारा जो प्रीवियस आर्टिकल गया उसमें देख ही लिया, उसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। असम अकॉर्ड है, ये एक ट्राईपार्टाइट अकॉर्ड था, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपकी जो स्टूडेंट यूनियन या फिर असम की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में ये एग्रीमेंट था कि कैसे भी करके इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। अदरवाइज आपको पता है कि असम में वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि एक तरीके से बंगाल कल्चर का इशू आता है सबसे बड़ा वहाँ पर, ठीक है। नो डाउट बंगाल, हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो भी बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पर भी बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बट असम में क्या है थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं। और डेमोग्राफी वाइज देखा जाए तो असम अपनी पोजीशन को, असम के जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना चाहते, तो इस वजह से असम थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, राइट। आगे चलता है, नेक्स्ट आपका आ गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। देखो हो क्या गया है कि जो लोग हमारे यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं ना यूजुअल रेजिडेंट है, यूजुअल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि आप कहीं पर भी रह रहे हो और पिछले 6 महीने से लगातार एक जगह पे रह रहे हो, और वहाँ पर हो सकता है आप रेंटेड हो या हो सकता है आपने अपना खुद का घर खरीदा हुआ है, तो आपको NPR दैट मीन्स नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपनी एंट्री करवानी होती है। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि सेंसस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जनगणना का जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में तो क्या काउंटिंग होती है कि घर कहाँ है, क्या कंडीशन है घर की, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो वो मोर और लेस NPR में अपडेट होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। और दूसरा आपका जो सेंसस का फेज होता है उसमें इंडिविजुअल लेवल की इंफॉर्मेशन ली जाती है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब करते हो, तो वो इंडिविजुअल लेवल की। तो जो फर्स्ट लेवल जो होता है, फर्स्ट फेज जो होता है सेंसस का, उसके अंडर में आपको NPR में अपनी डिटेल डालनी होती है। तो बेसिकली सिटीजन्स को ये एडवाइजरी दी गई अभी रिसेंटली कि भाई देखो आप अपनी तरफ से सेंसस फॉर्म जो है वो खुद फिल करो ऑनलाइन जाकर के और डिटेल डाल दो कि हाँ भाई कहाँ कहाँ पर आप अभी रिसेंट पिछले 6 महीनों में रह रहे हो। 6 महीनों में जो लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ के वो यूजुअल रेजिडेंट बोल दिए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर कौन कितने लोग रहते हैं और किसका कहाँ पर एक तरीके से ऑक्यूपेशन है ना, कौन कहाँ पर रहता है, किसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके बारे में डिटेल देने का प्रोविज़न है। अच्छा, ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसके बारे में प्रोविज़न हमें कहाँ से मिलता है, अगेन वही पार्लियामेंट के द्वारा पारित सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसके आधार पर, प्लस सिटीजनशिप रूल है 2003 के, उनके आधार पर, ठीक है। हमें ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। वैसे देखा जाए तो अभी तक हमारे यहाँ पर 2003 में ये रूल्स आए थे ना, ठीक है, 1955 के एक्ट के आधार पर 2003 के रूल आए थे, सिटीजनशिप रूल, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। इसके आधार पर अभी तक एनपीआर के लिए जो डेटा कलेक्शन का काम है वो सिर्फ एक बार हुआ है और वो हुआ था 2010 में। ये ध्यान रख लेना, ये जो एनपीआर से रिलेटेड डेटा कलेक्शन का जो प्रोसेस है ये पहली बार कब हुआ, 2010 में, और इसको एक बार अपडेट किया गया है लगभग 2015 के साल में। तो ऐसे में बताया जाता है लगभग 119 करोड़ या ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डेटा अभी तक प्रेजेंट है। बट यस, अभी भी अब हमें पता, हम भी माइग्रेट करते रहते हैं भाई, कभी कहाँ, कभी जॉब कहीं और लग गई तो कहीं चले गए, तो उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट भी कराना होता है। तो वो प्रोविजंस यहाँ पे अपडेट करने का जो है एक एडवाइजरी इशू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ज़्यादा डिले मत करें, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। देखो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एट प्रेजेंटली केवल असम में चल रहे हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि किस तरीके से असम अकॉर्ड का प्रोविजन आया, किस तरीके से असम के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट अपनी तरफ से दर्ज कराया गया कि भाई सीधी बात है हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़। तो ऐसे में क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात अपनी तरफ से एफिडेविट के थ्रू दायर की कि देखो हमने अभी तक पूरा जितना भी अभी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जो मैकेनिज्म चल रहा है असम में, जो कि 1966 से शुरू हो गया था,
तब से लेकर अभी तक हमारे हिसाब से 32,381 लोग ऐसे हैं जो कि मोर और लेस फॉरेनर्स हैं। फॉरेनर्स का मतलब क्या हो गया? जिनके पास में इंडिया का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इंडियन सिटीजनशिप साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखो, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की बात करें तो सीधी बात है, ये होते क्या है? ये देखो, एक ऐसी एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है किसके तहत? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट ऑर्डर ऑफ 1964 एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। इसके आधार पर एक ऐसी क्वैसी जुडिशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें अगर कोई केस आता है तो वहां पर एक सिविल कोर्ट की तरह भी काम करेगा, और अगर किसी मुद्दे को सॉर्ट आउट कराना है तो एक मीडिएशन या सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी काम कर देगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्यू। इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को आप बोलते हो क्वैसी जुडिशियल बॉडी। आप देखते हो कि इसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जिस एरिया में लोग रहते हैं वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो भी इंक्लूड रहते हैं। इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट इन पुलिस, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पुलिस इंचार्ज हैं, एसपी, वो दोनों मिलकर के और फिर काम करते हैं कि हाँ भाई, किसको कौन बंदा है, ये XYZ बंदा है, ये यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है, उसके बारे में इंक्वायरी करनी और फिर बाद में अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट तैयार करना कि देखो ये बंदा फॉरेनर है और ये इंडियन है। अगेन बात मैं बता दूं कि इसके लिए वो क्या देखेंगे, वही बात कि आपका ओरिजिनल कंट्री कौन सा था उसका प्रूफ दो, इंडिया है तो इंडिया के बारे में प्रूफ दो, कितनी पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हो वो साबित करो। तो वो चीज़ें यहाँ पर फिर बाद में चेक की जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये सिविल कोर्ट वाला प्रोविजन है, ये किसके तहत इंप्लीमेंट होता है? ये देखो, सिविल कोर्ट की तरह काम जब करता है ना फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स, तो ये बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड है आपका 1908 का, उसके आधार पर उसकी प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। अगेन वही कि इंडिविजुअल को बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि एविडेंस दो, शपथ लो, ठीक है, फिर बाद में एडजुडिकेट किया जाता है कि हाँ बंदा एक्चुअल में इंडियन ही है या फिर फॉरेनर है। वो चीज़ यहाँ पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें ये अभी केवल इंडिया में ही असम में ही चल रहे हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, और कहीं पे नहीं है इंडिया में। चलते हैं नेक्स्ट आपका आ गया डंकी मूवी, आपने देखी होगी। ठीक है, इस मूवी में क्या होता है, ये लोग वीज़ा लगवाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि भाई कैसे भी करके इंडिया से बाहर निकल जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएंगे, मेनली यूके, कनाडा, इधर, राइट। तो वहाँ पर जाकर के हम वहाँ की लोकल करेंसी में पैसा कमाएंगे और वो इंडिया में आकर के कन्वर्ट होकर के अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा और हमारे परिवारों को हम गरीबी से बाहर निकाल देंगे। एक एज यूजुअल सा जो कॉमन सी चीज़ है हमारे देश में, दैट इज़ मोर और लेस पुअर्टी, राइट, जिसको हमें बहुत हद तक कंट्रोल करने में अभी तक बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, कर लिया और करनी है। बट होता क्या है कि ये लोग, इनके पास में ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे डिग्री नहीं है प्रॉपर, है ना, और दूसरी चीज़ इनके पास में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है, डिग्री क्वालिफिकेशन वही चीज़ होगी, और ना इनके पास में इतना पैसा है कि वहाँ पर बिजनेस वीज़ा लगवा लें, बिजनेस करने के नाम से बाहर चले जाएं, पर इनके मन में है कि भाई बाहर जाना है। तो ऐसे में इनके द्वारा जो काम किया गया, जिस प्रोसेस के थ्रू ये जाते हैं, उसको डंकी मारना बोला गया, डंकी जर्नी जिसको बोल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि लोगों के पास में अपने खुद के डॉक्यूमेंट नहीं होते ना, तो इलीगली अलग अलग कंट्रीज़ की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए और फिर बाद में आगे पहुंचते हैं। जैसे यहाँ इस मूवी का जो केस था उसमें क्या था, इंडिया से गए पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, राइट, और फिर उससे हंगरी, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए यूके पहुँचे थे ये। तो ये इनका एक प्रोसेस था जिसके चलते कई लोगों की तो जान ही चली जाती है, मर जाते हैं लोग, क्योंकि सीधी बात है, इलीगल मैनर में आप घुसोगे तो कौन आपको एक्सेप्ट करने वाला है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सिनेरियो जो है वो एक्सपोज हुआ था इस डंकी मूवी में। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना था। साथ ही साथ हम इंडिया के पासपोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पासपोर्ट होते क्या है? पासपोर्ट बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है जो कि आपको इंटरनेशनली जब कभी भी आप आओ जाओ तब आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करने वाला डॉक्यूमेंट है। जैसे आप गए, यूके गए या XYZ कोई कंट्री में चले जाओ, तो आपको अगर आपको बताना है कि हाँ जी मैं इंडियन हूँ, तो आप अपना पासपोर्ट निकाल के दिखा दोगे। वहाँ पर आपका आधार कार्ड या वोटर ID नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको पासपोर्ट दिखाना होता है कि हाँ जी ये देखो मेरे पास में सबूत है कि मैं इंडियन हूँ। अब होता क्या है कि इस बारे का प्रोविज़न, ये जो प्रोविज़न है पासपोर्ट वाला, ये पहले नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं चल रहा था इंडिया में। बट होता क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको पता है हमारे ऊपर रूल ब्रिटिशर्स कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने फिर अपने हिसाब से खुद की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए कि हमारे ऊपर बाहर से कोई आकर के अटैक ना कर दे, तो एक प्रोविज़न निकाला, एक एक्ट निकाला जिसको बोला डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट।
और उस एक्ट के आधार पर प्रोविजन डाल दिया कि कोई भी इंडियन बाहर जाता है या बाहर का बंदा अंदर आता है तो भाई उसको दिखाना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में है किस कंट्री से। इसका मतलब वो पासपोर्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो शो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो मोर और लेस रेगुलेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा पासपोर्ट के कई तरीके होते हैं, कलर से आइडिया लगता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, उसका कलर कैसा होता है? नेवी ब्लू कलर होता है, जो कि कॉमन सिटीजन्स को मिलता है। वहीं जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के डिप्लोमेट्स बाहर डिप्लॉयड है ना, अलग अलग कंट्रीज में, राइट, एम्बेसीज में या हाई कमीशंस में, तो उनके पास में जो पासपोर्ट होता है उसका कलर होता है मैरून कलर, जिससे कि आइडिया लग जाए कि हाँ जी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है इंडिया के और ये टॉप ऑफिशियल्स हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स हैं। इसके अलावा एक पासपोर्ट होता है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का पासपोर्ट जनरली उनको मिलता है जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है, जिन पे खतरा मंडराया रहता है कि वो अगर आउट ऑफ इंडिया चले भी गए ना तो उनका शोषण हो सकता है। जैसे कि कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, तो उनको फिर बाद में ऑरेंज कलर का पासपोर्ट दिया जाता है, जिसको ECR भी बोलते हैं। दैट मीन्स इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। दैट मीन्स जब भी कोई इंडिविजुअल ऑरेंज पासपोर्ट वाला है वो अगर आउट ऑफ इंडिया जाएगा तो उस इंडिविजुअल से पहले एकदम प्रॉपर चेकिंग की जाएगी कि वो बंदा बाहर जाकर के ऐसा क्या काम करने वाला है जिसके चलते उसको जाने की नौबत आ रही है। साथ ही साथ उसका कहीं पर शोषण तो नहीं हो जाएगा बाहर जाएगा तो। वो एक जिम्मेदारी भी तो बनती है ना सरकार की कि भाई जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनका शोषण ज़्यादा होने का चांस रहता है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऑरेंज कलर उनको कोडिफाई कर रखा है। फिर आ जाओ वाइट पासपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट होता है। मान लो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को गवर्नमेंट की तरफ से किसी विजिट पे जाना है, जैसे मान लो G7 की कोई मीटिंग है, G20 की कोई मीटिंग है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जाएंगे तो उनको फिर वाइट पासपोर्ट इशू किया जाएगा, जो कि मोस्ट पावरफुल है जितने भी हमारे 4 तरीके के पासपोर्ट्स हैं उनमें। ठीक है, तो इस तरीके से सिटीजनशिप वाला जो प्रोविजन था ना, या जो हमारा हिस्सा था उड़ान 500+ में, वो हमने अच्छे से देखा। आई होप आपको ये पोर्शन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से नए इश्यूज के साथ में, नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।